नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियन एक्सेलरेटर से। इनका नाम है द इंडिया एक्सेलरेटर और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी। एक एक्सेलरेटर का जैसा नाम वैसा ही काम। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर स्पीड बढ़ाता है, वैसे ही स्टार्टअप एक्सेलरेटर भी आपके स्टार्टअप की स्पीड बढ़ाते हैं। बिजनेस में हम सब रिजल्ट्स से नापते हैं अपने बिजनेस को। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स स्टार्टअप को ऑफिस की जगह देते हैं, नेटवर्क देते हैं, मेंटरिंग देते हैं और भी ऑपरेशनल सपोर्ट मिलता है आपकी स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए। तो अब मैं स्वागत करने वाला हूं अपने गेस्ट का, लेकिन उससे पहले देखते हैं इनकी कहानी। हमारा 16 वीक्स का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम उनको मेंटरशिप, बिजनेस कनेक्शन और फंड रेजिंग की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वीपी, सीएक्सओज, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं या उन्होंने काम किया हुआ है, वो आके इन फाउंडर्स के साथ काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। 37% एप्लीकेशंस टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से आती हैं और हम जैसे यहाँ हमने सेंटर बनाया जहाँ पे सारे फाउंडर्स मिल के काम कर सकते हैं, ऐसे ही हम अहमदाबाद, पुणे, जयपुर पे जाके सेंटर बना रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द 3 months वी विल बी देयर ऑल्सो। अभी तक हम 50 स्टार्टअप साल में हेल्प कर रहे हैं। हमारा अगले 2 साल का टारगेट है कि हम हर साल 100 स्टार्टअप्स को हेल्प करें। 4 साल पहले इंडिया एक्सेलरेटर लॉन्च किया। इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सेलरेटर, वी ओनली पिक अप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। हमारे एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी में 4 साल के बाद वी हैव गॉट मोर देन 140 स्टार्टअप्स अंडर द पोर्टफोलियो। कोविड की वजह से व्हेन देयर वाज लॉकडाउन वी ऑल्सो वेंट रिमोट, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टार्टअप्स फ्रॉम द एंटायर कंट्री, फ्रॉम द इंटीरियर्स हैव ऑल्सो अप्रोच्ड अस एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ आवर कोहॉर्ट। प्लान ये है कि नेक्स्ट 2 years में एटलीस्ट 12 से 15 और लोकेशंस में आइए चला जाए। फाउंडर्स नहीं आ सकता, वी विल गो देयर एंड सेट अप आवर एक्सेलरेटर इन दो सिटीज़। तो स्वागत है आपका दीपक और दीपक इंडिया एक्सेलरेटर से आज स्टार्टअप चैंपियंस के इस दूसरे संस्करण के एपिसोड में। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि आज आपका जो एक्सेलरेटर है वो ऐसी 3 जरूरी चीजें क्या देता है आपकी स्टार्टअप्स को, जिससे कि स्टार्टअप इतनी तेजी से आगे बढ़ती है। आपने पूछा 3 चीज़ें क्या हैं, तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। तो 4 चीज़ें हम देते हैं। पहले चीज़ हम देते हैं कॉम्पिटेंसी। तो जो भी फाउंडर्स आते हैं ये बहुत यंग होते हैं, इनको बिजनेस करने का आइडिया होता है, लेकिन किस तरीके से इसको सिस्टमैटिक करके बहुत बड़ा बनाना है, उसमें वो अभी थोड़ा सा उनको तराशने की ज़रूरत होती है। एक जगह पे हम उनको बिजनेस कैसे चलाना है, जिसमें लीन स्टार्टअप, डिज़ाइन थिंकिंग, OKRs, बिजनेस ग्रोथ हैकिंग ये बताते हैं। दूसरी तरफ हमारे डोमेन स्पेसिफिक मेंटर्स हैं जो उन स्टार्टअप्स के जो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया है उसमें उनको मदद करते हैं कैसे करना चाहिए। तो एक कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं, फिर हम उनकी कनेक्शंस के थ्रू उनका बिजनेस ग्रोथ करते हैं। हम फंड रेज में हेल्प करते हैं, जो कैपिटल है उनका, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कम्युनिटी। तो क्योंकि हमारे पास 150 स्टार्टअप्स हैं, 200 करीब फाउंडर्स हैं, तो वो फाउंडर्स भी फिर एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म जब आ जाता है तो उसमें फिर उनको ग्रोथ। तो मुझे ये बताइए, एक एक्सेलरेटर में और इंक्यूबेटर में फ़र्क क्या होता है? एक एक्सेलरेटर टिपिकली क्या है ना, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ रेवेन्यू एज वी कॉल इट। तो उसको स्केल करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए एक्सेलरेटर होता है। अगर आपके पास एक आइडिया है, उसको आपको प्रोटोटाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, MVP स्टेज तक ले जाना है, तो उसके लिए इंक्यूबेटर है। सो आइडिया टू MVP इज इंक्यूबेटर, MVP टू ग्रोथ वाया प्रोडक्ट मार्केट फिट इज एक्सेलरेटर। फैंटास्टिक। आपका ग्लोबल नेटवर्क कितना बड़ा है? मान लीजिए कोई एक ऐसी स्टार्टअप है जो भारत में बना तो रही है अपना प्रोडक्ट या सोल्यूशन, लेकिन दुनिया भर को बेचना चाहती है, तो क्या आप उसको ग्लोबल एक्सेस भी दे सकते हैं? तो हम एक एंटिटी है जिसका नाम है ग्लोबल एक्सेलरेटेड नेटवर्क। तो हम उस एंटिटी का पार्ट हैं। वो जो एक्सेलरेटेड नेटवर्क है वो 90 देशों में फैला हुआ है। तो हम उसका क्योंकि पार्ट है, हम उन कंट्रीज़ में उन एक्सेलरेटर्स के अंदर एक्सेस दे सकते हैं। हमारे अभी हाल फिलहाल में जो ऑफिसेज़ हैं वो दुबई में और श्रीलंका में भी एक्सेस है। हमारे जो एंजल नेटवर्क्स हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे सिंगापुर में है, दुबई में है, US में है। तो इस तरीके से हम जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको ग्लोबली हम एक्सेस करा सकते हैं मेंटरशिप, कैपिटल और ग्रोथ के लिए। अरे वाह, तो आप सब लोगों को पता है मेंटरशिप, कैपिटल और ग्रोथ अगर चाहिए पूरी दुनिया भर में, कहाँ आना है? इंडिया एक्सेलरेटर के बाद। देखा कितना आसान कर दिया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं।
जब आप लोग अपने एक्सेलरेटर में फाउंडर्स को लेकर आते हैं तो 3 या 4 बड़ी क्वालिटीज क्या देखते हैं उनमें? आप कैसे चूज करते हैं कि ये इंसान सही होगा? सो द फाउंडर सिलेक्शन जी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस. हम लोग फाउंडर मार्केट फिट, एक जनरली टर्म यूज होती है प्रोडक्ट मार्केट जी, फिट, जी. बट हमारे लिए फाउंडर मार्केट फिट होना बहुत जरूरी है. और जैसा आपने पूछा कि वो क्या क्वालिटीज है, हाँ जी आजकल सब वक्ता बनना चाहते हैं. जी हमारे हिसाब से फाउंडर के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है. बीइंग एन इंटेंट लिसनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड थिंग आई वुड से इज प्रॉब्लम सॉल्वर. जी फॉलिंग इन लव विद द प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, नॉट फॉलिंग इन लव विद द सोल्यूशन. अंडरस्टैंड करना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है, आप वो प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको यूजर्स पे भी करेंगे कि नहीं करेंगे, पे करेंगे तो किस मॉडल में पे करेंगे. एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर. उसके अलावा आई थिंक वी हियर दैट इन लॉट ऑफ लीडरशिप लेक्चर्स आल्सो, जी पैशन, जोश होना, रेजिलिएंट, मुसीबतों से घबराना ना. एक फाउंडर की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक जोश, एक लचीलापन और एक हार न मानना, जिसको हम बोलते हैं कि फाउंडर शुड बी मेंटरेबल. जी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फाउंडर में देखते हैं. क्या आप अपनी स्टार्टअप्स को प्रॉफिट और लॉस समझने में मदद करते हैं? जो बिजनेस प्लान है हमारा, उसको हम बोलते हैं लीन स्टार्टअप कैनवस. आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो, आप जी. अपनी प्रॉब्लम्स उनकी कस्टमर की आइडेंटिफाई करो, आपके क्या सोल्यूशन है, आप कंपटीशन से कैसे अलग हो, आप उन कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करोगे, और मोर इम्पोर्टेंटली कि आपके रेवेन्यूज़ के क्या चैनल हैं, आपके कॉस्ट क्या हैं, और फिर आपके यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे चलेंगे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी. क्योंकि अगर हमको इन्वेस्टर्स को भी पिच करना है, वो भी देखेंगे कि अगर हम इस पे पैसा लगाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे मल्टीप्लाई Of करेगा. course. तो तो ये revenue सारी के चीज़ें channels हम सिखाएं. आप दोनों तैयार हैं आज हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन लेने के लिए? बिल्कुल. बड़े मुश्किल क्वेश्चन देते हैं हमारे ऑडियंस बाय द वे. ग्रेट. तो मुझे पता लगा है कि हमारा सवाल आया है आज कहीं वेस्ट बंगाल से. शौमल्य दास जी ने अपना सवाल भेजा है. शौमल्य जी स्क्रीन पे आइए और अपना प्रश्न पूछिए हमारे स्टार्टअप चैंपियन एक्सेलरेटर से. मेरा सवाल इंडिया एक्सेलरेटर से है. एक्सेलरेटर में आने के बाद अगर हमारे स्टार्टअप की बिज़नेस मॉडल फेल हो जाए तो एक्सेलरेटर के लिए हमारा क्या बाइंडिंग रहता है? वी हैव स्किन इन द गेम विद द फाउंडर. तो इसमें ऑब्लिगेशन या लीगल बाइंडिंग का कोई सवाल ही नहीं है. इसमें तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक स्टार्टअप अच्छा नहीं कर रही है या उस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे शोले जी ने पूछा, तो क्यों हो रहा है ऐसा. क्योंकि मेंटरशिप अगर बिजनेस ग्रोथ के लिए है तो मेंटरशिप उस प्रॉब्लम को जानने के लिए भी होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी होनी चाहिए, और फिर उसमें क्या पिवट करना है, क्या चेंज करना है, किस टारगेट ऑडियंस को किस तरह से नया प्रोडक्ट या नई सर्विस देनी है. तो वो पिवटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए स्टार्टअप जर्नी. तो सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि उस प्रॉब्लम को समझा जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए. अगर मान लीजिए इन दी एंड एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें स्टार्टअप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी रीज़न से सक्षम नहीं हो पाती है, तो हमारा तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. हम इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हैं, हमें रेलेवेंट प्रॉब्लम से मिलती है. अगर हमें फाउंडर में विश्वास है, इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो हम उस फाउंडर को एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको इंडस्ट्री सॉल्व करना चाहती है, जिसके लिए हम एक अच्छा फाउंडर ढूंढ रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास. अब बारी है इस पूरे के पूरे सेशन से 2 सबसे जरूरी लर्निंग्स को लेने की. देखिए, जब आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहली चीज, एक एक्सेलरेटर आपके को फाउंडर की तरह होता है, यानी वो एक ऐसा आपका दोस्त है जो आपके साथ है. दूसरी चीज, एक्सेलरेटर का नेटवर्क आपके लिए सोने की तरह काम करता है. सोने मतलब वो नींद वाला सोना नहीं, सोना असली सोना. तो अगर आप इनके नेटवर्क को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, आप इनके नेटवर्क को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो एक बात तो पक्की है भाई कि आपकी स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ेगी. कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो अगर आपका नेटवर्क है स्ट्रांग, तो आपका नेटवर्थ यानी आपकी वैल्यू कितनी है, कितने बैंक में आपके पैसे हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा. कहीं मत जाइए, तुरंत वापस आइए. अब मैं आपसे मिलता हूं इस छोटी सी ब्रेक के बाद.
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। भारत बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश, स्टार्टअप कैपिटल। 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। इन सब उपलब्धियों के पीछे एक बड़ा योगदान है अटल इनोवेशन मिशन का और नीति आयोग का। आइए मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। ये है डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी। डॉक्टर वैष्णव, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वैष्णव, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की हैं। 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज इन लैब्स में कुछ तरीके से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये सब कुछ करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, आपने ये कैसे किया, वो बताइए। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये सारा जो हुआ, ये पहले से तो पता नहीं था कि ऐसा होगा। जब अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई 2015 में, इसमें बजट में अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 16 में इसका बजट दिया गया, तब एक ब्रेनस्टॉर्म रखा गया था कि इस पैसे से किस किस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने कहा, जैसे मुझे याद है मोहनदास पाई थे शायद इन्फोसिस के, उन्होंने कहा कि यार आप हर एक स्कूल को एक 3D प्रिंटर क्यों नहीं देते हैं, आपके पास तो है पैसा। तो हमने सोचा यार अच्छा आइडिया है, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। तो इसी आइडिया के आधार पे ये अटल टिंकरिंग लैब्स की बातचीत चालू हुई और ये मेकर स्पेसेस जो कहते हैं जी, ये स्कूलों में बनी। पहले तो कुछ 100 बनी, 300 बनी, और जैसे ही बच्चों में इसका उत्साह इतना था, उसको देख के लगा कि ये कुछ ऐसी नई चीज़ है जो शिक्षण में कुछ बदलाव ला सकती है। तो उस आगे बढ़ते बढ़ते अभी 10,000 तक अब तक पहुँच गए। अरे वाह। और 75 लाख से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स, जो यंग बच्चे हैं जी, जो आज इन लैब्स में जाते हैं, वो क्या क्या नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें कुछ एग्जांपल्स बताइए। इसमें एक बहुत जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जी, उससे ये लैब्स काफ़ी अलग हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको पहले सॉल्यूशन दिया जाता है और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उसका जवाब दे दिया। शिक्षक को पता है कि आपको जवाब पहले से सिखा दिया गया है। अटल टिंकरिंग लैब में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रॉब्लम पहले आता है, आपको कहा जाता है कि यार आपके आसपास देखो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और उसके ऊपर से कोई फिर क्रिएटिव सोल्यूशन बनाओ। क्या अटल इनोवेशन मिशन खुद एक एक्सेलरेटर है या आप दूसरे एक्सेलरेटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं? ये काम चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है अटल इनोवेशन मिशन? हाँ, अभी हमने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में हमारे देश ने तो शुरुआत की है। अब तक इसमें 75,000 स्टार्टअप्स बने हैं, 1,30,00,000 करोड़ की तादाद है। तो एक स्टार्टअप 20,000 लोगों में है, ऐसा कह सकते हैं जी। इजराइल जैसे देशों में एक स्टार्टअप 2,000 लोगों में है। तो हमें इतना पोटेंशियल तो हमें है ही है, तो हमें वहाँ जाना है। इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी, इंक्यूबेशन भी लगेगा जो अर्ली स्टेज आइडियाज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, और एक्सीलरेशन भी लगेगा, यानी सेक्टर स्पेसिफिक इंटेंस शॉर्ट टर्म थ्रस्ट दिए जाएं। तो हम दोनों कर रहे हैं, जहाँ इंक्यूबेशन की ज़रूरत है वो वहाँ कर रहे हैं, और एक्सीलरेशन की जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है वहाँ एक्सीलरेशन कर रहे हैं। लोग डीप टेक की बात करते हैं, जो आइडियाज़ ऐसे हैं, डीप टेक इज़ एन आइडिया, जो ज्ञान हमारे पास है उसकी सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये आइडियाज़ ऐसे हैं जिसको स्टार्टअप बनाने की प्रक्रिया में ही नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल वैक्सीन जो हमने बनाया, दैट वाज अ डीप टेक। तो इसमें हम लोग जैसे एक एम प्राइम प्रोग्राम हमने चलाया था, जिसमें पिछले साल 20 से ऊपर ऐसे साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स लिए, उनके इंक्यूबेटर्स लिए, और ऐसी फैकल्टी जिनकी लैब से ये आइडियाज़ आ रहे थे, इन सारों को इकट्ठा करके 9 महीने तक हमने इनको एक्सीलरेट किया, एंड दे हैव ऑलरेडी रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी। Wow. So we're doing a lot of interesting experiments. Interesting. So when you say कि इन लोगों ने पैसा भी रेज किया है इन सभी स्टार्टअप्स ने, तो क्या अटल इनोवेशन मिशन में इन्वेस्टर्स भी आते हैं? क्या वो भी स्टार्टअप आइडियाज में पैसा लगाते हैं? जी, तो इसमें क्या होता है कि अटल इनोवेशन मिशन के 68 इंक्यूबेटर्स हैं जी। भारत की जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसके काफ़ी फादर्स हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे लोग
मिलके पब्लिक प्राइवेट कुछ 700 से ऊपर इंक्यूबेटर्स हैं। इन सारों के साथ इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। सो दैट इज हाउ द सिस्टम इज सेट। इंटरेस्टिंग। 5100 से ज़्यादा मेंटर्स हैं आज अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म पर। ये मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ कोर्स आप लोगों ने बनाया है, इतना आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन आज जब ये बन चुका है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है ये बताइए, और कैसे चलता है ये प्रोग्राम? तो ये मेंटर्स जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, एकेडेमिया में हैं, गवर्नमेंट में हैं, जिनको कुछ आता है, कुछ कई ना कई सब्जेक्ट्स में, और उनको ये लोगों को देने की इच्छा है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत हैं हु आर ट्राइंग टू गिव बैक। तो हम लोगों ने ऐसे मेंटोर्स को स्कूल्स, बच्चे, स्टार्टअप्स इनके साथ जोड़ा है। और ये मेंटोर्स क्या करते हैं कि जैसे आप कोई छोटे से छोटे गांव का स्कूल ले लीजिए, वहाँ आपने किसी दिल्ली के कोई इंटरनेशनली ट्रैवल्ड मेंटोर को उसके साथ जोड़ दिया, तो वो जो वर्ल्ड व्यू उसका है वो ये गांव तक पहुँचाता है। ये इनका काम। बहुत सही। एक कोई कहानी के थ्रू हमें समझाइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम के कारण कुछ बड़ा यूनिक हुआ हो। तो जैसे कोविड का टाइम ले लीजिए, जब स्कूल्स बंद हो गई, लैब्स तो बंद हो गई, तो हमने सोचा कि अब इन बच्चों को, जब सब लोग घर पे हैं, इनके साथ इनको क्या किया जाए टिंकरिंग के ज़रिए। तो एक मेंटोर हैं बेंगलोर में, किरण कुमार, जो एयरफोर्स स्कूल के साथ हैं। किरण ने कहा कि एक टिंकरप्रेन्योर बूट कैंप हम चलाते हैं, 9 हफ्ते का होगा, जिसमें बच्चे अपने आइडिया से एक डिजिटल वेंचर यानी ऐप या कुछ भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। 9000 से ऊपर टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और कुछ 650 प्रोडक्ट्स इसमें से निकले। वाह! और ये कोविड के समय में, और ये एक मेंटोर का आइडिया था। कमाल की बात है। ये तो एक मेंटर है, सोचिए 5100 मेंटर्स क्या कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन का वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम बहुत ही नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पूरे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप फैलाई जा सकती है, ये बात तो पक्की है। स्टार्टअप्स कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ, और इस प्रोग्राम में आज आप कहां तक पहुंच चुके हैं ये बताइए। तो वर्नाक्युलर प्रोग्राम, इनोवेशन प्रोग्राम VIP के पीछे आइडिया ये है कि क्रिएटिविटी और सृजनशीलता जो है उसका भाषा से तो कोई ताल्लुकात नहीं। भाषा आपकी कोई भी हो, आप सृजनशील हो सकते हो। तो लेकिन फिर भी हमारे देश की इनोवेशन इकोसिस्टम आज जो है, इसमें आपको भाग लेने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। तो हमने सोचा ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारे देश में तो सिर्फ कुछ 11-12% लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो ये इसको बदलने के लिए ये वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके ज़रिए पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत की 22 भाषा जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसके लिए खोल दिया जाए। तो इसमें 4 चीज़ें हम देना चाहते हैं। एक तो अपनी भाषा में आप नए विषय जैसे डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सीख पाएँ, अपनी भाषा में मार्केट से कैसे जुड़ पाएँ, अपनी भाषा में एक इन्वेस्टर से कैसे जुड़ पाएँ, और अपनी भाषा में सरकार से कैसे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से कैसे जुड़ पाएँ। और अब तक हमने 2200 भाषाओं में एक ट्रेनर का कोहोर्ट बनाया है, 5 से 7 लोगों का। और ये कोहोर्ट्स को डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई गई है, और पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपने आप पहले 1, 2, 3 कोर्सेज अपनी लैंग्वेज में डिज़ाइन थिंकिंग के बच्चों को सिखाए हैं, जो ट्रायल रन है, लेकिन इसको हम पूरे इकोसिस्टम के लिए खोल देंगे। अटल इनोवेशन मिशन के क्या गोल्स हैं आने वाले साल में? आने वाले साल में देखिए, अटल इनोवेशन मिशन 5 साल, इसकी उम्र 5 साल की है जी। और पिछले 5 सालों में अगर आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें जी, तो हमने कुछ 1500 करोड़ रुपए इसमें डाले हैं जी। और अगर आप देखें कि स्टार्टअप्स जो इसमें से बने हैं, बच्चों को जो इनोवेशन का ज्ञान मिला है, उसका अगर वैल्यूएशन आप करें तो ये करीबन 85-87-100 करोड़ के आसपास है। तो ये 1:5, 1:6 जैसा बेनिफिट है। अब कहते हैं कि आप सारी गतिविधियों को अगर ले लें
तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है कि जो नॉन लीनियर है। तो हमारा मानना यह है कि अगले 5 साल में ये मल्टीप्लायर 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो भी है होना चाहिए, और वो कैसे हो, वो विजन लेआउट करने का गोल इस साल का गोल अटल इनोवेशन मिशन का है। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस शो में। आपका क्या संदेश है इन सबके लिए? संदेश एक ही है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कौन कब नौकरी देगा, आपको किसी और के लिए नौकरी देनी है। वाह, कमाल ये की बात है। तो डरना नहीं है, आपको जॉब सिर्फ लेनी नहीं है, जॉब क्रिएटर बनना है। नौकरी सिर्फ पानी नहीं है, नौकरी बनानी भी है। अब बारी है एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद आप लेंगे 5वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का मेरे साथ, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 5वां कदम। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बारी है हमारा अगला कदम लेने की अपनी स्टार्टअप को खड़ा और बड़ा करने के लिए। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आप जानते ही हैं। अब जानते हैं बिजनेस खड़ा और बड़ा करने का 5वां कदम, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का स्टेप नंबर 5। अपना बिजनेस प्लान लिखिए, यह है आपका 5वां कदम। इसके लिए एक फ्रेमवर्क देता हूं आपको: क्लैरिटी, कैश और कन्विक्शन। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आपको साफ साफ अपनी दिशा दिखनी चाहिए। कैश जरूरी है क्योंकि बिना कैश के बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। कन्विक्शन का मतलब होता है कि जब आप अपने इन्वेस्टर्स को, आप अपने एम्प्लॉइज को या कस्टमर्स को कुछ भी बता रहे हो तो एकदम खुल के बताएं। आपको पूरा विश्वास हो अपने आइडिया में, अपने बिजनेस में। अब इस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, उन सवालों के जवाब लिखिएगा। इससे बन जाएगा आपका बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस प्लान। सबसे पहले आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए इसको अच्छे से। नंबर 2, आप सबसे पहले किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करेंगे? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यहां पे गलती करते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग मेरे कस्टमर्स हैं। ऐसे नहीं। जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहले केवल किसी एक कस्टमर सेगमेंट को, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर आपका सॉल्यूशन बाकियों से अलग कैसे है? अब भाई कंपैरेटर्स भी तो होंगे आपके प्रतिद्वंदी मार्केट में, उनसे आप अलग कैसे हैं? फिर आप पैसा कैसे बनाएंगे? इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल, यानी पैसा आप कैसे बनाएंगे अपनी सर्विसेज देके, अपने सॉल्यूशंस देके, अपने प्रोडक्ट्स देके। फिर आपका बिजनेस करने का कॉस्ट यानी खर्च क्या है? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई खर्च तो जो हो वो लगेगा ही लगेगा। नहीं, आपको खर्च लिखना होगा क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स आपसे ये पूछेंगे और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ये सब कुछ लिखा होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं आपके, यानी आप किस तरीके से फैलेंगे मार्केट के अंदर। जैसे ही आप ये लिख लेंगे ना, इन सारे सवालों के जवाब दे देंगे, बन जाएगा आपका बिजनेस प्लान। तो बनाइए अपना बिजनेस प्लान और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, हमें बताइए। अपनी वीडियोस बनाकर पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर। आप इस्तेमाल कर सकते हैं #StartupChampions2 इस हैशटैग को। अपनी वीडियोस आप हमें इस दिए गए ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे सिक्योरिटी इंडस्ट्री की स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियन से सीखकर आप बनाएंगे भारत को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के अगले एपिसोड में। जय हिंद।